हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एसी और डीसी करंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी अटेंडेंस यहाँ पे लगा दें। ठीक है, यूट्यूब लाइव पे आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे अपना रोल नंबर और क्लास लिख दीजिए। ठीक है, नाम, रोल नंबर और क्लास आप अभी लिख दीजिए ताकि अटेंडेंस हमें पता लग जाए कि कौन कौन से स्टूडेंट ने हमारा लेक्चर जो है वो अटेंड कर लिया है। और ये जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा यूट्यूब पे, तो आप रिपीट भी इसे कभी भी देख सकते हैं। इसलिए मैं यूट्यूब पे सोच रहा था कि लाइव यहाँ पे पढ़ाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले लगा लीजिए अटेंडेंस प्लीज जल्दी, और इसके बाद मैं आपको टॉपिक शुरू करने वाला हूं। तो सबसे पहला वर्ड है करंट। करंट, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट। तो मैं क्या करता हूं, देखिए हमारे पास कोई भी बॉडी है दुनिया में, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज किस तरह से होती है देखते हैं। उसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अनलेस एंड अनटिल क्या है कि ये इसमें अनबैलेंस नहीं होता। ठीक है, जब तक हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव की जो काउंटिंग है वो इक्वल आएगी। नंबर ऑफ माइनस एंड नंबर ऑफ प्लस दे आर इक्वल, देन इट विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल है अभी बॉडी, इसमें कोई करंट नहीं है। जैसे मैं अभी इसको छूता हूं, ठीक है, बोर्ड को छूता हूं, आप किसी और चीज को टच करोगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी बॉडी, उसमें अगर करंट नहीं आ रहा तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। लेकिन अगर इसमें से प्लस का साइन कम हो जाए, ठीक है, मैं इसमें से प्लस का साइन कम कर दूं, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा आ जाए। ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसमें क्या होगा, ये न्यूट्रल नहीं रहेगा। अब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन चुकी है, चार्ज बॉडी हो चुकी है। इसमें नेगेटिव जो चार्ज है वो ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है। जितने ज्यादा नेगेटिव इसमें बढ़ते जाएंगे, जितने ज्यादा नेगेटिव बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती जाएगी। तो ये चार्ज बॉडी कहलाएगी। दूसरी तरफ एक और बॉडी है हमारे पास, उसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज अगर कम हो, पॉजिटिव 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 ये ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव कम है हमारे पास। ठीक है, नेगेटिव मेरे पास कम है, मान लेते हैं यहां पे थोड़े कम है। अगर मैं अब ये देखो, ये बॉडी क्या बन गई, ये पॉजिटिवली चार्ज बन गई, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई। अगर मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता हूं तो नेचर ये कहती है, देखिए आप हमेशा देखना नेचर का जो एक अपना आइडिया है बैलेंस करने का, वो बड़ा सही खूबसूरत है। वो हर चीज को बैलेंस रखती है नेचर। आप हाइट पे किसी चीज को रखते हो, ये अपने आप लो लेवल पे आ जाएगी ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, वो बैलेंस करना जानती है, नेचर बैलेंस करना जानती है। ठीक है, इसमें ये क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा ये, देखिए इसमें अगर मैं सेम कर दूं, यही सेम कंडीशन कर दूं कि इसमें एक नेगेटिव कम है, इसमें एक नेगेटिव ज्यादा है, और इसको एक वायर से दोनों को कनेक्ट कर दूं, ये वायर से कनेक्ट होगी। अब ये यहां से देखेगा कि यार ये यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेचर देखेगी यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहां नेगेटिव चार्ज कम है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो करना शुरू कर देगा इस साइड। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाते। अगर मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होएगा और यहां चला जाएगा आगे और जाके यहां पे फिट बैठ जाएगा यहां पे। अब क्या हो रहा है, नाउ द बोथ बॉडी आर न्यूट्रल हो चुकी है, न्यूट्रल हो चुकी है, ये भी न्यूट्रल हो चुकी है, ये भी न्यूट्रल हो चुकी है। तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हमें। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो करंट कहलाता है। तो आप फ्लो करा सकते हो। अब जैसे यार देखो, आपके पास जो बैटरी होती है छोटी, जिसे सेल भी कहते हैं हम, उसमें क्या है, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उसमें हमने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, उसको चार्ज किया हुआ है। जब कहते हैं ना चार्ज करना है, हमने चार्ज करने का मतलब क्या होता है कि हमने उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिट करने हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो आपकी जैसे मोबाइल की बैटरी है
चाहे आपके पास सेल है, उसमें आपके पास क्या करते हैं आप कि इसमें करंट फ्लो करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, और जितनी बैटरी बड़ी होती है ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो सकते हैं। तो हमारे पास जो देखिए, ये देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए। अब जितना ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, अब ज्यादा से ज्यादा चार्ज, मैं कहूँ 50% चार्ज हुआ है तो 50% उसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। 100% चार्ज है तो 100% इलेक्ट्रॉन से फिल हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे हम, जब उसको यूज करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाने शुरू कर देंगे। यहां से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने यहां बोला था ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करना शुरू कर देंगे, अपना काम करना शुरू कर देंगे। वो जाएंगे और अपना काम करेंगे, दूसरी बॉडी के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो जाते 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 धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन खत्म होते जाएंगे, आपकी बैटरी खत्म होती जाएगी। आप कहोगे यार ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, लगातार डिस्चार्ज हो रही है, और जाते जाते एक टाइम आता है कि नहीं जी 10% बैटरी रहेगी, आप अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज कर लो, और ये धीरे 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 खत्म हो जाती है बैटरी और आपका मोबाइल बंद हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह पे हम नहीं रखें, वो उसको मूव कराएंगे। जब मूव कराएंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तभी उसमें करंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कनेक्शन आ रहा है, अभी पीछे से वो इलेक्ट्रिसिटी वाले काट दे, बिजली काट दे, ठीक है, तो हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं करेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है हमारे पास। वो इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये काम चल रहा है, नहीं है तो कोई भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जो करंट के हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगे? करंट के यूनिट्स करंट के यूनिट्स क्या होंगे वो हम याद कर लीजिए। एक तो हम जो करंट को आई से लिखेंगे, आगे से आई, ठीक है, और इसका जो यूनिट्स होंगे वो होंगे एम्पियर। तो हम कहते हैं ना कि इतनी एम्पियर की हमारे पास करंट चल रहा है इसमें, तो एम्पियर करंट होता है। अब दूसरा वर्ड जो आता है वो आता है वोल्टेज। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना, आप उसको आम देखिए, जो फ्लो होता है हमारे पास वाटर का, उसी से आप कोरिलेट कर सकते हैं। मेरे पास कहीं हाइट पे पानी पड़ा है, यहां पे हाइट पे पानी पड़ा है, और मैं इसको फ्लो करता हूं, एक पाइप के थ्रू फ्लो कराता हूं, और यहां हाइट नीचे यहां पे जा रहा है पानी। अब जितना हाइट का डिफरेंस होगा, जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जितना ज्यादा डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी उतना वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जो होता है वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी से आप कोरिलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं उस जैसा आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंस, अभी हाइट का डिफरेंस था, पोटेंशियल एनर्जी में उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिली थी। अब हमारे पास वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज होगा कि हमारे पास दो जो बॉडी हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का कितना डिफरेंस है। ठीक है, जैसे हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहां पे इतने हैं, और दूसरी बॉडी में मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े से इतने हैं। इस तरह का फ्लो है। तो हाइट देखिए, ये हाइट का डिफरेंस है इस तरह से। तो जितना ज्यादा वो डिफरेंस होगा वही एक वोल्टेज कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कितनी पोटेंशियल इसके पास है, कितना पोटेंशियल इसके पास है, आपस में डिफरेंस कितना है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। अब मेरे पास में वोल्टेज, आप देखिए घरों में जो वोल्टेज आती है 220 वोल्ट के अराउंड है। तो 220 वोल्टेज हमारे पास आती है, 220 वोल्टेज, वोल्ट हम जैसे कह देते हैं। तो हमारे पास ये वोल्टेज होती है काफी अच्छी मानी जाती है। जो हमारे पास इक्विपमेंट है घरों में, जो भी इक्विपमेंट चलते हैं वो 220 वोल्ट पे चल जाते हैं। क्योंकि देखिए, मैं सिंपल सा एक छोटा सा और लॉजिक बताऊं तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर है, अगर पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक व्हील लगा के, देखिए जिसे हम टरबाइन कहेंगे, उसको मूव करा सकता हूं ना। पानी फ्लो करेगा और टरबाइन मूव कर जाएगी। इसी तरह हमारे पास जितना वोल्टेज का डिफरेंस होगा उसी हिसाब से हम इक्विपमेंट भी चला सकते हैं। अब फैन को चलाना है, ये फैन है, फैन को चलाने के लिए 220 वोल्ट का डिफरेंस चाहिए ही चाहिए। अगर ये डिफरेंस नहीं होगा तो ये नहीं चल पाएगा फैन। ठीक है, मैं अब छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि मैं क्या करता हूं कि
फैन की वायर निकालता हूँ, एक छोटे से सेल से इतने से लगाता हूँ जो कि सिर्फ 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। और मैं कहूँ कि उसको फैन, बड़ा फैन है वो, मान लो लाइट चलेगी कि आप दिमाग लगाएं कि मम्मा पापा ये देखिए हमारे पास है ना यार, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, छोटा छोटा सेल लो, उससे वायर जोड़ के हमको लो जी हम चला देंगे, इसको नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 220 वोल्ट के से ही चलेगा। अब मैं क्या करूं कि इसी को थोड़ा सा चेंज करके देखो, 220 वोल्ट की जगह पे मैं, अब देखिए ये पानी का डिफरेंस थोड़ा कम कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, पानी सिर्फ इतनी हाइट पे है और यहां से यहां मैं सिर्फ मूव कराना चाहता हूं, बस छोटा सा, ठीक है। तो आप सिर्फ, और आपके पास सिर्फ एक गिलास पानी है, यहां पे टरबाइन बड़ी लगा दी मैंने, आप देखो यहां पे एक टरबाइन बड़ी लगा दी, उसको कहा चलाओ इसको, इम्पॉसिबल, नहीं चल पाएगा ना। अब मैं फैन को कहूं कि फैन को फूंक मार के चलाऊंगा तो चलता नहीं है। इसी को आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आम जिंदगी में, मैकेनिकल एनर्जी में आप पढ़े हुए, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस है वही हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रिकल में भी होता है। तो इलेक्ट्रिकल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का आपस में डिफरेंस, वो क्या कहलाता है? वोल्टेज। तो आप आगे से देखो कि जहां पे लिखा होता है जैसे 220 वोल्ट है, 440 वोल्ट है, और ज्यादा वोल्टेज का डिफरेंस है, ज्यादा हाई वोल्टेज है। आप देखो कि मैंने यहां आप देखना सब स्टेशन, जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई आगे आती है, हमारे घरों में आती है, तो वहां से जो वोल्टेज आती है वो हाई वोल्टेज आती है, वायर्स हाई वोल्टेज वायर आती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक पहुंचाना भी है, तो रास्ते में लॉसेस भी होते हैं। तो ये काफी वास्ट है। आप में से जो भी इसको इंटरेस्ट, आपको मैं आपको बताता हूँ कैसे फील्ड चूज करते हैं इंजीनियरिंग में। अगर आपको ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं और आपको मजा आ रहा है ना, तो सच में आप जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एनरोल करा सकते हो, आगे जाके आप ले सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि नहीं यार मुझे इस चीज में मजा नहीं आ रहा, तो आप कभी भी इलेक्ट्रिकल नहीं लेना आगे इंजीनियरिंग में जाके, ठीक है। मानते हैं सिर्फ जॉब के लिए नहीं, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट के लिए भी, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो आप अच्छे इंजीनियर अपने आप बन जाएंगे। तो इन चीजों में अगर आपको मजा आ रहा है तो आप सच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी डिफरेंस है हमारे पास डीसी और एसी में, एसी करंट और डीसी में डिफरेंस। देखिए एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये सारा कुछ आप क्या करेंगे, एक नोटबुक पे लिखते रहेंगे, जब भी अपने स्कूल ओपन होंगे तो वहां पे आपकी ये नोटबुक चेक की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। देखिए एसी ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसमें एक बार पॉजिटिव वेव आती है, फिर नेगेटिव वेव आती है, फिर पॉजिटिव आती है, फिर नेगेटिव आती है, तो इस तरह से साइन वेव बनती है एक। लेकिन डीसी में कुछ नहीं होता ऐसा, डीसी में सिर्फ एक फ्लो चलता है सीधा, उसमें कुछ प्लस नहीं होता, कुछ नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, प्लस माइनस में कुछ नहीं होगा, एक डायरेक्ट करंट होगा। और जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये जो हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, वो घर हमारे होम या हाउसेज में, हाउस में सप्लाई आ रही है जो, वो सारी एसी की सप्लाई आ रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। और जितनी भी बैटरीज है हमारे पास, उसमें हमने जब स्टोर कर ली, ठीक है, तो बैटरी जितनी भी तरह की बैटरी है वो सारी डीसी करंट होता है उसमें। तो ये एसी जो है, इट कांट बी स्टोर, वी कांट स्टोर इट। एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते हो, लेकिन डीसी को कर सकते हो, इट कैन स्टोर, वी कैन स्टोर इट, ठीक है। तो आप इसे स्टोर कर सकते हो, किसमें? बैटरी में स्टोर कर सकते हो। इसीलिए क्या करते हैं, जब घर में सप्लाई आती है तो हम यहां पे एक इन्वर्टर लगा देते हैं। इन्वर्टर इज लाइक टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो एक इन्वर्टर जो है वो बीच में लगा देते हैं, इन्वर्टर। और इन्वर्टर का यही काम होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना। और ये एसी से डीसी में जब कन्वर्ट होगी, फिर एक बैटरी लगा देते हैं, बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होते रहते हैं। और जब हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां से वापस आती है, इन्वर्टर फिर एसी में बदलता है, तो हमारा फैन चल जाता है। तो इन्वर्टर का काम यही है, इन्वर्ट कर देना, ठीक है, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देना। तो ये बेसिक डिफरेंस है, कुछ बातें हैं जो आप सीखोगे
तो बहुत ही इजी वे से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास छोटा सा वर्ड है जो वो हम सीख लेते हैं किस तरह से है, वो है ओम्स लॉ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आप समझेंगे, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ समझने से पहले एक चीज मैं आपको करानी भूल गया, वो अभी कर लेते पहले। एक वर्ड है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये वर्ड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप पहले समझ लीजिए। ओम्स लॉ बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस क्या है, तो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप रोक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहे हैं। जब रुकावट पैदा होती है, कोई रोकता है उसको, तो आप उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में प्रॉब्लम आए, जब उसको रेजिस्ट करे, तो वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। लाइक कि मान लीजिए कि यहां पे पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक आपके पास नहर है, ठीक है, वो कैनाल है, वो पानी फ्लो कर रहा है, वहां पे वाटर फ्लो कर रहा है। आप उसके बीच में पत्थर डाल देते हैं कुछ, यहाँ पे स्टोन है, यहाँ पे स्टोन है, तो ये स्टोन से टकराएगा पानी, तो करंट में प्रॉब्लम आएगी। देखो, तो यहां से पानी यहां से बीच में से निकल जाएगा, यहां से टकराएगा, यहां से टकराएगा, यहां से निकल जाएगा। तो इस तरह से जो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, तो रेजिस्टेंस हमारे पास इलेक्ट्रिकल में भी होती है। वो कारण कुछ है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जाऊंगा कि इंजीनियरिंग के काफी डीपेस्ट पॉइंट्स हैं, लेकिन छोटा सा बताता हूं कि ये न्यूक्लियस, जो हमारे पास एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं, तो उसके कारण हमारे पास रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ेगी, ये मैं आपको सिंपल सा बताऊं, रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो करंट का फ्लो कम होगा ना, कि करंट पानी, जैसे पानी का करंट है, तो ये फ्लो कम होगा, तो हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगा। इस तरह से है। ठीक है, अब मेरे पास ओम्स लॉ की बात करते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस के आपके पास यूनिट्स जो हैं, ये याद कर लीजिए, ओम होते हैं, ओम, आप इसको याद ही कर लो, ओम। ठीक है, उसका जो इस तरह से साइन बनता है, ओम, ये साइन बनेगा। तो अब आते हैं ओम्स लॉ की तरफ। ओम्स लॉ आपने सिंपल सा है और इसको याद कर लेना है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V इज द voltage and I is the current and R is the resistance. R is resistance. जैसे लाइकवाइज अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, I मेरे पास देखो R बढ़ेगा तो I कम होगा। किस तरह से, देखो मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। मेरे पास घर में 220 वोल्ट आ रही है बिजली, 220 वोल्टेज बिजली आ रही है। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, किसकी, I और R की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 220 आनी चाहिए। एग्जैक्टली हो, तभी तो बैलेंस होगा ना। तो ये जो साइन है ना, कई बार हम ऐसे बस दो लाइनें लगाते हैं, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब तक ये इक्वल का साइन सच में इक्वल नहीं होता, तब तक आपकी कोई भी इक्वेशन आपको समझ नहीं आने वाली। ठीक है, चाहे वो केमिकल इक्वेशन हो, चाहे फिजिकल इक्वेशन हो, कुछ भी हो, जब तक आप इसको एक वो नहीं होता हमारे पास बैलेंस होता है, वो नहीं आप समझ लेते कि ये बैलेंस है, इसमें मैं डालूंगा कुछ, इसमें डालूंगा, जब तक ये बराबर नहीं होता तब तक हम नहीं बैठेंगे चैन से। तो हमारे पास ये देखो, मैं कुछ भी कर सकता हूं ना इसको। अब देखो कि इस तरह से मैं R को मान लो मैं मान लेता हूं 10, चलो, तो I कितना आएगा, अगर ये 10 है, ये 220 है, तो ये कितना आएगा। ठीक है, आप दो बताओ जल्दी, तो ये होगा, आप कमेंट में साथ साथ लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी कमेंट में लिख दीजिए कितना आना चाहिए, I। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 22, करंट फ्लो होगा 22। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस। आपने ये रेजिस्टेंस यूज किया हुआ है, आप मानोगे, घरों में आप यूज करते हो, कहां पे यूज करते हैं, तो जल्दी से कमेंट में बताइए, ये रेजिस्टेंस आप कहां यूज करते हैं। ठीक है, जल्दी 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 कमेंट कीजिए, आपको पता लगे कि ये चीज भी यूज की हुई है आपने। ठीक है, तो ये कहां होता है रेजिस्टेंस, आप नोब में यूज करते हो, कहां, फैन की नोब में। फैन की नोब आप जब रोटेट करते हो, 0 1 2 3 4 ऐसे रोटेट करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली में 0 पे फैन बंद है, 1 पे क्या होता है कि स्पीड कम होती है। स्पीड कम होने का मतलब क्या है कि R ज्यादा है, R ज्यादा है और I कम है।
मैं ये नंबर 1 स्पीड मैंने कर दी, चलो मैं नोब के नंबर 1 पे आया हूं, यहां पे 1 पे आऊं और 1 मेरा यहां पे है, 2 3 और 4 मैं ऐसे कर देता हूं, चलो 1 पे है। अब मैं क्या करता हूं, फैन का नॉब और ज्यादा आगे करता हूं, 2 पे ले आता हूं, ठीक है 2 पे ले आता हूं और 2 पे जब आएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा और फैन तेज हो जाएगा। ये 220 का 220 ही रुका हुआ है, क्यों वोल्टेज नहीं चेंज कर रहे आप, वोल्टेज तो उनके हाथ में है, वोल्टेज वो चेंज करते हैं, वोल्टेज नहीं हम चेंज करते। तो मेरे पास क्या करेंगे, मैं इसको क्या करता हूं, मान लीजिए कम कर देता हूं, मैं कर देता हूं ये 5 कर देता हूं, चलो तो कमेंट में बताइए तो आई कितना आएगा, जल्दी जल्दी से जल्दी, ठीक है तो ये कितना आएगा 44, ठीक है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 220 आ रहा है, तो आप यहां पे 2 आ जाएगा। अब आप देखिए और ज्यादा स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो 3 पे कर दीजिए, फैन को 3 पे करेंगे तो हमारे पास ये और ज्यादा ये जो आर है वो कम हो गया, 2 हो गया, मान लेते हैं 2 हो गया, तो यहां पे करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। ये 220 का 220 ही है, तो 2 किससे मल्टीप्लाई करें, आप कमेंट करते जाइए ना, ठीक है ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ये 2 वे कन्वर्सेशन हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 110। करंट देखिए कितनी स्पीड पे बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस आप कम कर रहे हैं और करंट बढ़ रहा है। और मैं क्या करता हूं कि यहां पे 220 है लेकिन आपने आर जो है वो 1 कर दिया सिर्फ, मतलब 4 पे स्पीड कर दी फैन की, तो रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं आप। तो मेरे पास यहां पे 220 आ जाएगा, देखिए करंट फ्लो पूरा का पूरा होने लग गया, फैन फुल स्पीड पे चल गया। अब फैन फुल स्पीड पे चला है तो क्या अब आराम आया, गर्मी में वैसे ही बुरा हाल है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से ये चीज को समझ सकते हैं, ओम्स लॉ है ये, आप करंट को समझ सकते हैं, आप वोल्टेज को समझ सकते हैं, डीसी को, एसी करंट को समझ सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इस तरह से आप ओम्स लॉ को समझ सकते हैं। अब मैंने क्या समझाया था, V = IR। देखो अब मैंने ये कहा कि ये 220 वोल्ट का 220 वोल्ट है और ये आप चेंज कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन है जैसे जैसे मर्जी करो, मल्टीप्लिकेशन यही फायदा होता है। जब भी इस तरह का आए ना आप खुश हो जाओ कि इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको भी चेंज करता हूँ, जैसे मर्जी कर सकता हूँ, ये कांस्टेंट है हमारे पास, टेंशन नहीं है, इसको चेंज करते करते हम जो मर्जी वैल्यू ले सकते हैं। आप इस चीज को किस तरह से और समझेंगे, देखिए अब मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कई बार कि वोल्टेज भी तो चेंज होती है सर, वोल्टेज भी तो चेंज होती है, वोल्टेज कैसे चेंज होती है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं। देखिए इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन होती है, वर्किंग होती है, लेकिन मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग आप समझ सकते हैं, अगर आपको लगता है तो YouTube पे काफी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप वहां पे देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को अप या डाउन करना, वोल्टेज को अप करना या डाउन करना। आप वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं, वोल्टेज कम भी कर सकते हैं। तो वोल्टेज का कंट्रोल किसके पास आ गया, ट्रांसफार्मर के पास। ये आपने घरों में, घर के बाहर देखा होगा, गलियों में देखा होगा कि ट्रांसफार्मर बड़े बड़े लगे होते हैं, वो इसी के काम आते हैं कि बाहर जो सब स्टेशन से जो लाइट आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो काफी हाई वोल्टेज की होती है। तो उस हाई वोल्टेज की जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, उसको हम स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यहां तक पहुंचती है, 220 वोल्ट बन जाते हैं। इससे भी कम करना है तो हम क्या करते हैं, देखिए मोबाइल चार्ज करना है। अब मोबाइल चार्ज करना है तो हमारे पास उसमें तो 12 वोल्ट चाहिए, तो इसलिए क्या करते हैं, इसीलिए उसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है। तभी तो आपके चाहे वो जो लैपटॉप को चार्ज करते हैं आप, ठीक है, उसमें भी देखना अलग से एक अलग पार्ट होगा जो कि क्या करेगा, करंट आएगा एसी, उसको आप क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज स्टेप डाउन करेंगे, स्टेप डाउन करके डीसी में कन्वर्ट करके तब आप आगे पहुंचाएंगे। वो डीसी जो हमारे पास बैटरी है लैपटॉप की, उसमें चला जाएगा। इसी तरह आपके पास मोबाइल में, ठीक है। अब छोटे होते वही बात कि पता नहीं होता चीजों का, ठीक है। मेरे पास एक छोटा वॉकमैन था, मुझे उस चीज का पता नहीं था कि अगर आगे वाला जो आपके पास चार्जर है वो क्या करता है, वो काम तो पता नहीं था उसका, ठीक है। वो खराब हो गया, वो टूट गया। मैंने कहा यार इसका क्या है, नॉब भी तो है, काट के और मैंने क्या किया, सीधी वायर लगा दी एसी में, और उसके बाद क्या हुआ होगा, ब्लास्ट ठीक है। तो वो मेरा वॉकमैन किसी टाइम में वो उसी टाइम में सड़ गया था,
ठीक है, ये छोटे छोटे पंगे जो होते हैं काफी कुछ सिखा जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर से कहूंगा ये ऐसी चीज है कि आप बिना सुपरविजन के कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बिना सुपरविजन के कोई भी छोटा सा काम भी नहीं करेंगे। आपके पेरेंट्स आपके साथ होना चाहिए, गार्जियन कोई आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लास ओपन होगी जब भी, तो मैं खुद करवाऊंगा आपको ये सारी चीजें, करंट से किस तरह से आपने वर्क करना है करंट पे, ठीक है। लाइव वायर पे कैसे वर्क करना है। हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। ग्लव्स हैं, ऐसे ग्लव्स हैं जो आपको करंट नहीं आने देंगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसा काम करना है सुपरविजन के बिना नहीं करना, बार बार कहता हूं। तो हमने समझ सीखना है, खतरा नहीं लेना है, डेंजर नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं कि हम प्रॉब्लम में फंस सकें, ठीक है। तो इस तरह से आप ओम्स लॉ को समझ सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, करंट के बारे में, ठीक है, वोल्टेज के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, और हमारे पास ओम्स लॉ के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। आज कोई प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन थ्योरी की क्लास है हमारे पास, तो मैं कोशिश करूंगा फिर जब भी आऊंगा तो आपको जो प्रैक्टिकल भी कराऊं, ठीक है। और दूसरी बात, जो लास्ट टाइम मैंने काम दिया था, जो वायर्स का ज्वाइंट था, उसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो आप जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है, वो मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं अगर आपने कईयों ने मिस किया है, ठीक है, आप बता दीजिए कि कौन कौन से बच्चे आप ये काम करना चाहते हैं। जो मैंने इलेक्ट्रिकल ज्वाइंट का जो लेक्चर लगाया था, वो जिन्होंने लगाया वो मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं दोबारा, ज्यादा बच्चे हुए इंटरेस्टेड तो मैं वो वाला लेक्चर दोबारा लगूंगा, ठीक है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। मैं अगले लेक्चर में फिर से मिलूंगा।